हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी यूपी टेट की क्लास चल रही थी रात में 9 बजे, हम क्या पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं जो है ईवीएस की क्लास। ठीक है, तो ईवीएस जो 2023 में होने वाला पेपर है उसमें जो हमारे पीवाईक्यू प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, जिनकी महत्वपूर्ण 130 प्लस लाना है अगर आप लोगों को तो हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा हमारे साथ जो है, तभी 130 प्लस आएंगे। ठीक, बिना संघर्ष किए जो है कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, 130 प्लस लाने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो संघर्ष कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। और महत्वपूर्ण बात, जो हमारे ईवीएस की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसमें भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए। आप लोगों का जो इस समय सपोर्ट है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक लवणीय सागर है। तो जो सबसे ज़्यादा लवणता में जाना जाता है वह कौन सा सागर है, तो बताएंगे आप लोग कौन सा है। ठीक, सबसे ज़्यादा लवणता किसमें पाई जाती है, बताइए। तो मृत सागर, जो हमारा मृत सागर है, मृत सागर, मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है। लगभग 338% इसमें क्या पाई जाती है, लवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, मृत सागर की लवणता। विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है क्या है, तुर्की वाला तो इसमें दिया नहीं है। इसमें सॉरी 338 जो है वो तुर्की की है। किसकी है, तुर्की की है। तुर्की की वान झील की है। ठीक है, वान वान झील की है। ठीक है, किसकी है, वान झील की है। ठीक है, वान झील की जो 300 लगभग 30 है, लगभग 330% है। और जबकि मृत सागर का जो है वो 238% है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है डी पार्ट हमारा इसका जो है मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है। ठीक, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है कि आदित्य इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग से गया, उसने किस नदी में सफ़र किया। तो जो जो हमारा वाटर वाटर नेशनल हाईवे हमारा है, वह हमारा वाटर नेशनल हाईवे 1 जो हमारा है वह हमारा इलाहाबाद से, कहाँ से, इलाहाबाद से स्टार्ट होता है। इलाहाबाद से कहाँ के बीच में, इलाहाबाद से कहाँ, हल्दिया जो हमारा कहाँ पड़ता है, कोलकाता में। ठीक है, हल्दिया जो हमारा कहाँ, कोलकाता में है। और यह किस नदी पे है, तो यह नदी हमारी कौन सी, गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 मीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2500। और भारत की यह सबसे लंबी नदी है। मुख्य रूप से भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा। या 5 राज्यों से होकर के बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों से होकर के यह गंगा नदी हमारी क्या करती है, बहती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप लोग बता देंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे कौन सा, 123 बता दीजिए फटाफट। 123 क्या कर रहा है कि वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है। जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, बताएंगे आप लोग। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कीड़ों, विशेषकर केंचुओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, केंचुओं के द्वारा किया जाता है। यह एक क्या है, जैविक खाद है। जो केंचुए होते हैं उनके द्वारा कौन सी खाद बनाई जाती है, जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैविक खाद का। ठीक, जैविक खाद का। जो हमारे जो रासायनिक जो केमिकल जो हमारी यूरिया आती है उन चीज़ों को क्या करते, कम करने के लिए इस समय जैविक कृषि पर क्या किया जाता है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वर्मी कल्चर हम लोग केचुए के अध्ययन को कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यह एक जैविक खाद होती है जो पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, सबसे अनुकूल है। प्रक्रिया, यह प्रक्रिया कीड़ों द्वारा, इसमें क्या होते हैं, कीड़ों के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड पार्ट। चलिए 124 का बताइए। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो मिड डे मील योजना जो हमारी स्टार्ट हुई थी वह 1995 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी, 1995 में मिड डे मील योजना। आप लोग देख लेते होंगे 1 से लेकर 5 तक कक्षा के बच्चों के मध्याह्न भोजन योजना को ही मिड डे मील योजना कहा जाता है। अब इसका नाम चेंज करके पोषण, पीएम पोषण योजना कर दिया गया। क्या, पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है, अब यह पहले का 1 से लेकर 5 तक बच्चों को दिया जाता था, कक्षा 5 तक। अब जो है यह
8 तक के बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 125 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 125वां क्या कह रहा है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया। जो विजय स्तंभ है वह किसके द्वारा बनवाया गया था। महाराणा कुंभा, महाराजा सांगा, या महाराणा प्रताप, या महाराज जय सिंह के द्वारा। बताइए किसके द्वारा। 125 का तो यह जो है विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा के द्वारा यह जो है बनवाया गया था। किसके द्वारा। राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। याद रखेंगे आप लोग, राणा कुंभा के द्वारा। ठीक, याद रहेगा नहीं। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में। कहाँ पे इसका निर्माण हुआ था। चित्तौड़। ये हमारा कहाँ पड़ता है। चित्तौड़ में। ये भी याद रखेंगे। ठीक, चित्तौड़ हमारा कहाँ पड़ता है। राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। ठीक, यह स्तंभ मालवा के महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। तो थर्ड पार्ट हमारा, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 126। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा पर्यावरण है इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, सांस्कृतिक, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, या उपरोक्त में से सभी। तो इस तरह से ये जितनी चीज़ें लिखी गई हैं, पेड़ पौधे भी इसके अंतर्गत आते हैं, रिश्ते नाते भी आते हैं, मकान भी आता है, अर्थात उपरोक्त में से सभी हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट चलिए 127 बताइए फटाफट। उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश में शीर्ष वनाकरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, इसको आप बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो है वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर आप बताइए। बताइए फटाफट, 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लो। आप लोग बताइए, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है, कौन कौन नहीं। चलिए बताइए। खीरी में, खीरी का मतलब क्या होता है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र में, या फिर जो है संत कबीर नगर में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वनाकरण पाया जाता है। वनों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है, तो हमारा जिला है, तो हमारा सोनभद्र है। ठीक, आगे चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 आप बताएंगे। 128 देखिए क्या कह रहा है, किसी खाद्य श्रृंखला में, जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है, में श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे। बताइए 128 का, 128 का राइट आंसर। किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, वायुमंडलीय CO2 का क्या कर स्थिरीकरण करते हैं। वे सूर्य क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं। हाइड्रोफाइटा एक समुद्री जानवर से एक जलीय पौधा होता है। हाइड्रो का मतलब जो पानी में उगते हैं, तो अर्थात एक क्या होता है, जलीय पौधा होता है। ठीक, हाइड्रोफाइटा क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, जलीय पौधा होता है। ठीक है, जलीय पौधे होते हैं, जल में क्या होते हैं, उगते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 130 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 130 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। बताइए निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। बताइए 130 का, बताइए किसकी सबसे कम है, शीतोष्ण कटिबंधी, या फिर जो है किसकी है, बताइए। तो बताइए नेक्स्ट चलिए ऑप्शन देखते हैं, इधर दिया है उष्ण कटिबंधी। तो सबसे कम जो है इसमें उष्ण कटिबंधी क्या है, सवाना वन की सबसे क्या है, कम है। ठीक है, सवाना वन की क्या है, सबसे कम है। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 131 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है, भूगर्भ के धरातल की ओर, या एक जीव से दूसरे जीव की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों को। बताइए 131 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट, कौन सा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट में, फटाफट बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ कौन कौन बताता था। तो यह एक जीव से दूसरे जीव की ओर क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है। जैसे हमारा क्या हो गया, पादप। ठीक है, पादप के बाद क्या आता है, बताइए। पादप को कौन खाते हैं, कीट खाते हैं, या खरगोश खाता है, मान लीजिए खरगोश। ठीक, खरगोश या हिरन हो गया, इनको कौन खाता है, शेर खाता है। ठीक, शेर का फिर क्या होता है, शेर का भी शिकार होता है, अपघट्य होता है। ठीक है, अपघटन होता है, अपघटन होकर के फिर क्या होता है, पादप में कन्वर्ट होते हैं,
फिर ये प्रोसेस चलता है, फूड प्रोसेस क्या करता है, चलता रहता है। ठीक है, ये फूड प्रोसेस क्या है, एक जीव से दूसरे जीव की ओर क्या करता है, हस्तांतरण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 बताइए। कह रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस केवल प्रजनन हेतु आते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में ये भी है। ठीक है, राजस्थान में है। केवला देव, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये भी हमारा केवला देव भी हमारा क्या है, राजस्थान में ही स्थित है। राजा जी यह हमारा उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क जो हमारा यूपी में स्थित है। ठीक, तो सारी चीज़ें आपको A to Z बताई जाती हैं, तो आप लोग ध्यान दिया करिए। ठीक, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 बताइए। ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। यह जो पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है, तो यह किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, इस चीज़ को आप लोग बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं UNEP, फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में है। ठीक, नैरोबी केन्या में। ठीक, कहाँ पड़ता है, केन्या में। ठीक, अब 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 बताएंगे आप लोग। एजेंडा 21 का सही परिभाषा क्या है। एजेंडा जो 21 है, इसकी सही परिभाषा क्या है 34 का। एजेंडा 21 का सही परिभाषा है, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक क्या थी, कार्य योजना थी। क्या थी, एक कार्य योजना थी। ठीक, तो इसका भी थर्ड पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बताएंगे। 135 क्वेश्चन नंबर 135वां देखिए क्या कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरण क्या कहलाते हैं। जो मानव जनित पर्यावरण क्या कहलाते हैं, पीड़ाहारी कहलाते हैं, परजैविक कहलाते हैं, या प्रतिजैविक कहलाते हैं, या ह्यूमेलिन कहलाते हैं। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 135 का। 135 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा डी, क्या ह्यूमेलिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ह्यूमेलिन कहलाते हैं। तो डी पार्ट हमारा राइट। चलिए यहीं पे 136वां भी बता दीजिए। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। बताइए, परमाणु में, कोयले में, तो सबसे कम समस्या जो होती है सौर ऊर्जा में। ठीक, तो सौर ऊर्जा में जो है क्या होती है, जो प्रदूषण सबसे कम होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा में प्रदूषण होता ही नहीं है, नाम मात्र होता है। कोयले में होता है, पेट्रोल में होता है, परमाणु ऊर्जा में भी तमाम प्रदूषण होते हैं। ठीक है, तो 136 का राइट आंसर हमारा फोर्थ आ जाएगा। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 137 बताएंगे। देखिए क्या करा, जो पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थों का अंश किस कारण बनता है। बताइए, जो पानी में पाए जाते हैं जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, वह किसका कारण बनता है। बताइए 137 का, तो किसका कारण बनता है, तो कैंसर का बनता है, बिल्कुल बनता है। आँख से पानी गिरना, इसका भी बनता है। DNA विखंडन में भी बनता है। अर्थात उपरोक्त में से सभी के लिए क्या है, मुख्य कारण है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 बता दीजिए फटाफट आप लोग बताइए। क्वेश्चन जो ये सारे क्वेश्चन कई बार हो चुके हैं, कई बार प्रैक्टिसें कराई जा चुकी हैं। निम्न में से कौन सा तत्व ओजोन संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। CFC ओजोन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, कार्बन डाई टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाई टेट्राफ्लोराइड। बताइए 138 का तो क्या होगा, बताइए 138 का, तो इनमें से सभी हैलोजन भी होते हैं, ए भी होता है, ए भी। तो इसका इस तरह से राइट आंसर इसका भी फोर्थ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 139 बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। 39 भी बता दीजिए, यहीं पे 40 भी बता दीजिए। ठीक, निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है। रुद्रांश, रीठा, तेंदु, ये सभी उत्पाद साबुन का जो है विस्थापन है। तो 139 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। रीठा जो हमारा होता है, क्या होता है, साबुन उत्पादन का क्या है, विस्थापन है। जो चमकीली अधातु कौन सी, मतलब एक ऐसी अधातु है, मतलब धातु तो है नहीं, वह अधातु है लेकिन क्या चमकीली है। हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ऑक्सीजन होगा नहीं, बची कौन सी, तो डी पार्ट हमारी क्या होती है, ग्रेफाइट क्या होती है, एक अधातु है लेकिन क्या है, चमकीली है। ठीक, क्या है, इसमें क्या होती है, चमक होती है। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 141 बताइए। 141 बता दीजिए फटाफट। 141 क्या कर रहा है, विटामिन्स, जो हमारे विटामिन के ऐसे पदार्थ जो होते हैं, हमारी उपापचय दर
बढ़ा करके भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं, जो पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। बताइए 141 का, जो हीनताजन्य होते हैं, जो हमारे ब्लड को कम करने के लिए जो होते हैं चीज़ें होती हैं, उनके हीनताजन्य रोगों के बचाव के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं थोड़े। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 142 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 142वां क्या कह रहा है, क्वथन मतलब उबालना और वाष्पीकरण के मुख्य अंतर क्या है। क्वथन, उबालना क्या होता है, उबलना होता है कि कोई चीज़ क्या होती है 100 सेंटीग्रेड पे जब पहुंच जाती है तो वह चीज़ क्या करती है, बॉयल करने लगती है 100 सेंटीग्रेड पे। ठीक, एक परम ताप पे पर पहुंचने के बाद चीज़ें क्या करती हैं, बॉयल्ड करने लगती है। वाष्पीकरण तो उससे पहले भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 100 सेंटीग्रेड पे ही कोई चीज़ क्या करे, वाष्पीकरण हो, उससे कम सेंटीग्रेड पे भी वाष्पीकरण होने लगता है। ठीक है, तो बताइए 142 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 142 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर, मैंने यही बताया ना, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक जो हमारा बॉयल करना जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, बॉयल होना, वह 100 सेंटीग्रेड पे ही होता है, किसी भी टेम्परेचर पर क्या होता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने यही बताया था आपको जो है, क्वेश्चन नंबर 143 बताइए, एलपीजी का संक्षिप्त नाम क्या होता है। तो एल का मतलब क्या होता है, लिक्विड, पी का मतलब पेट्रोलियम, जी का मतलब क्या होता है, गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो अर्थात थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 144। बताइए 144 क्या करा, करा कि अवतल दर्पण के फोकस केंद्र पर जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण के जब फोकस केंद्र पर बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक सीधा एवं उल्टा, वास्तविक उल्टा एवं बहुत बड़ा, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। बताइए 144 का, तो इसका राइट आंसर क्या वास्तविक बनेगा। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, अगर ये उत्तल दर्पण रहता तो इसमें क्या बनता, उल्टा हमेशा बनता। ठीक है, उल्टा बनता। ठीक, वास्तविक ना बन के आभासी बनता। ठीक, ये भी राइट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। तो पहले कौन थे, पहले तो हमारे कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सोच लीजिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आप लोगों को पता कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, ये भी याद रखिएगा वर्तमान में। ठीक, और दूसरे कौन थे, 145 का राइट आंसर कौन था, तो हमारे थे जाकिर हुसैन। दूसरे कौन थे, जाकिर कौन थे, जाकिर हुसैन थे। ठीक है, जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 बता दीजिए। पढ़ना पहले पढ़िए इसको। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सिखाने के लिए आयाम का क्या करती है, अनुगमन कर रही है। तो पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो इनको देख लेते हैं। बताइए, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सिखाना, मनोरंजन द्वारा सिखा, तो वो क्या कर रही है, जब ग्रुप में सिखा रही तो सामाजिक गतिविधियों के रूप में ही तो सिखा रही है। क्या करेगी, सामाजिक गतिविधि के रूप में ही सिखा रही है, तो इसका क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 147 बताइए। 147 क्या करा कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावक को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, क्या विद्यार्थियों के सृजनात्मक माध्यम को उपलब्ध कराना। बताइए 147 का, तो इसका राइट विद्यार्थियों को जो सृजनात्मक माध्यम को क्या करना, उपलब्ध कराना, सबसे इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, पेडागोजी अगर आप सीटेट पे मेरे साथ पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जो बच्चे पढ़े थे वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। एनसीएफ 2005। ठीक है, अब एनसीएफ 2020 भी आ गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान देना। एनसीएफ 2022 आया, सॉरी। बताइए 148 का, तो 148 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसमें ऑप्शन है नीचे है। ठीक है, देखिए दिया है, ये दिया है। इसका राइट आंसर क्या, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के, हमेशा उसके बाहरी जीवन से क्या करना, जो कक्षा है उसको बाहरी जीवन से क्या करना, विद्यालय के बाहर से के जीवन से क्या करना, जोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक शिक्षक का कार्य होता है। ठीक, चलिए, एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन
पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए? अधिगमकर्ता के ज्ञान के स्तर से निर्धारित करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पर्यावरण के महत्व का ज्ञान कराना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पिछले ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सृजित करने के योग्य बनाना, या फिर अधिगमकर्ता को उनके जीवन यापन के लिए जो ज्ञान और कौशल प्रदान करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 49 का, तो इसका भी डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डी पार्ट, अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन में दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होते हैं, किसके लिए लाभदायक होते हैं? बताइए फटाफट। तो यह जो होते हैं किसके लिए? विद्यार्थियों के तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक, तो इसका सेकंड पार्ट राइट। इसमें आते हैं 5 पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं 100%। अब हमारी क्लास जो CDP की सुबह 9 बजे आपको देखने को मिलती है, याद रखेंगे 9 बजे। मैथ रीजनिंग की जो है क्लास चल रही है आजकल जो, ठीक है, जो यूपी पुलिस वालों के लिए है और यूपी टेट वालों के लिए मैथ भी है। ठीक, तो यह 12 बजे। ठीक, उसके बाद 4 बजे हिंदी, 4 बजे हिंदी, फिर 7 बजे जो आप लोगों को GK GS की क्लास मिल जा रही है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।